आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और परसेंटेज का आज चौथा क्लास है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे कि देखें ही साथ दो या दो से अधिक प्रतिशत के मान आपके सामने आ जाएँ तो उन दो या दो से अधिक परसेंटेज को हम कंबाइन कैसे करते हैं, संयोजित कैसे करते हैं ना। और आज उन्हीं पर आधारित उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन था आप लोगों का कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल के वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। दोस्तों, ये जो टाइप था, इस टाइप को हम सेकेंड क्लास में बताए थे कि जब किसी क्वेश्चन में परसेंटेज में एक अधिकता दे दें और दूसरा कमी पूछे तो हम कैसे करते हैं ना। अर्थात ये अधिकता और कमी पर आधारित प्रश्न है। तो देखिएगा, यहाँ पर दो लोग हैं, इसे सॉल्व करने के हम दो तरीके बताए थे आप लोग को ना। जैसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को यहाँ पर शो कर दे हैं। जो आपको आसानी लगे उसी से आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कितने लोग हैं, दो लोग हैं, एक नीता है और एक पायल है। नीता है और पायल है। कह रहा था कि नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है ना। अर्थात यहाँ पर नीता अधिक है किससे, पायल से। तो हम बताएं कि जिससे तुलना किया जाता है उसी को हम 100% मानते हैं। जिससे तुलना किया जाता है, जिसको आधार माना जाता है, वह हमेशा 100% होता है। अर्थात नीता पायल से 25% अधिक है तो पायल हो गई 100, तो नीता हो गई आपकी 125। 25 अधिक कर देंगे उससे, ये अधिक हो गई। तो अब इतना जो बातें कर रहा था हम लिख दिए। तो अब करते क्या हैं, देखते हैं कि क्या पूछ रहा हो। जो पूछ रहा है उसी के आधार पर हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। कह रहा है कि पायल नीता से कितना परसेंट कम है। जब नीता अधिक है तो फिक्स से पायल तो कम होगी ना, लेकिन परसेंटेज में कितने प्रतिशत वो कम है। तो इसका तरीका हम ये बताए थे कि जब किसी भी क्वेश्चन में आपको ये, दोस्तों तो हम बताए थे इसमें कि जब जिस संख्या को परसेंटेज में बदलना होता है उसे हम अंश में रखते हैं, और जिससे बदलना होता है उसे हर में रखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ठीक वही प्रक्रिया है ना। हमको बताना है कि जो ये पायल है वह नीता से कितना प्रतिशत कम है। अर्थात पायल का कमी बताना है नीता से, तो कमी को परसेंटेज में बताना है। तो कमी को परसेंटेज में बताना है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पायल कितना कम है। जितना कम है उतना तो लिखते हैं। अर्थात पायल जो है नीता से 25 कम है, देखने में तो 25 ही कम आने दिख रही ना। तो जब 25 कम है तो उसी 25 को हमको परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट कम है। तो अब जिसको परसेंटेज में बताना होता है उसको हम अंश में लिख लिए, और जिससे बताना होता है, मतलब कि ये जो कमी है, पायल की जो कमी है वह कमी किससे है, तो वह कमी नीता से है। मतलब नीता से तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जाए तो वो हमेशा हर में यानी उसे लिखा जाता है, हर में हो गया। अर्थात 25 125 का कितना परसेंट है उसी को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्रतिशत कमी, नीता पायल का नीता से प्रतिशत कमी। ये 25 से 125 कटेगा, 25 5 125, और ये हो गया 5 20 100। अर्थात ये हो गया आपका 20%। मतलब पायल नीता से 20% कम है। ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अधिकांश लोगों से गलतियाँ हो भी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि नीता जो है पायल से 25% अधिक है, तो पायल नीता से 25% ही कम होगी, और ऑप्शन में आपका 25% ही रहेगा ना। तो सामान्यतः यदि प्रोसेस नहीं पता होगा तो ये गलती आपसे हो जाएगी है ना। तो ये ध्यान रखना है ना कि जब परसेंटेज में कमी और अधिकता का है तो एक अधिक हो रहा है तो उससे एक दूसरा कम होगा, है ना। ये हमेशा इन दोनों के मान में फिक्स है, कुछ ना कुछ अंतर आएगा, सेम कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, वो सेम कब आता, यदि वही रुपये में पूछता तो सेम आ जाता आपका, लेकिन रुपये में नहीं पूछा है ना। इसलिए परसेंटेज जब पूछेगा तो एक अधिक है तो दूसरा कम होगा, ये नहीं कि दोनों बराबर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसका दूसरा तरीका देखिएगा, इससे एक और तरीका बताए थे कि जब किसी क्वेश्चन में एक अधिकता दे दे और आपसे कमी पूछे, या कमी दे दे और अधिकता पूछे, तो हम कैसे करते हैं। तो इसका तरीका ये था कि यहाँ पर बस हम आने देख लेते हैं कि अंक में क्या आने दिया है। कह रहा था कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। 25 अधिक है ना, तो जो अधिक है उसी को यहाँ पर लिखते हैं। जितना अधिकता कमी क्या है उसी को लिख लेंगे पहले। अर्थात 25% अधिक था, 25 लिख लिए। अब बट्टा में जब यह अधिक है तो उसके बट्टा में उतना ही 100 से अधिक करके लिख देंगे। तो 100 से 25 अधिक करेंगे, क्या होगा आपका 125, और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे आप 100 से गुणा कर देंगे। अर्थात ये हो गया परसेंटेज कमी, 25 5 125, 5 20 100, अर्थात ये हो गया आपका 20% की कमी।
20% की कमी, मतलब पायल का जो वेतन है वह नीता के वेतन से 20% कम है। तो दो तरीका है जो आपको ये लगे, यह सबसे ईजी है ना। बस यहीं पर ये देखना होता है कि वह अधिकता दिया कि कमी दिया। यदि अधिकता दिया तो लिखना ही है, और जितना अधिक है उसी को 100 से अधिक करके उसके बट्टा में लिख देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे। यदि यहीं पर 25% कम रहती है तो हम क्या करते हैं, 25 तो लिखते हैं लेकिन अब उसके बट्टा में उसी 25 को 100 से कम करके उसके बट्टा में लिख देते हैं, अर्थात अब यहाँ पर 75 हो जाता है और गुणे 100 करते हैं। तो यह स्पष्ट है, ठीक है। आइए उसी आधार पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन करा था, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% कम है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है ना। कमी दे चुका है, अधिकता पूछ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं ना प्रतिशत अधिकता इजकल टू, अब इसे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि 60% यह कम है तो 60% तो यहाँ लिखना ही लिखना है आपको ना, और चूँकि यह 60% कम वाला है ना तो 100 से 60 कम करेंगे 40 हो जाएगा, मतलब बट्टा में क्या करना है 100 से उतना कम करके लिख देंगे। जब ये कमी रहेगी तो 100 से नीचे कम करके लिखेंगे, यदि यही अधिकता रहेगा तो 100 से अधिक करके लिख लेंगे। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, वो 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 0 से 0 हटा दीजिएगा, 2 3 6, 2 दूना का 4 और 2 50 100, और तो 50 में 3 से गुणा है, क्या हो जाएगा आपका 50 से 3 में गुणा करेंगे तो 150%, 150%, अर्थात दीपक की जो ऊंचाई है वह अनिल की ऊंचाई से 150% अधिक है। तो यह स्पष्ट है ना। तो अब इसे आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इजी यही यानी दिख रहा है और ये आसानी से माइंड में आपका सेट भी हो सकता है। बस यही ध्यान रखिएगा कि यदि अधिकता दिया है तो अधिकता तो उतना लिखना ही है और बट्टा में 100 से उतना अधिक करके लिख देंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे। यदि वही कमी दिया है तो कमी तो यहाँ पर तो लिखना ही है और उसी कमी को 100 से कम करके हम उसके हर में लिख देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये टाइप स्पष्ट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यानी इसमें ये फिक्स है कि जब किसी भी क्वेश्चन में एक अधिकता दे दें या एक वृद्धि दे दें और दूसरा कमी पूछे तो हमेशा यही तरीका अपनाएंगे। और बीच बीच में शाब्दिक कुछ भी हो, शब्द यानी जो भी बात इसमें कह रहा हो बातें कुछ भी हो, लेकिन परसेंटेज में एक अधिकता हो जाए दूसरा कमी दे दें या एक कमी दे दे दूसरा अधिकता पूछे, तो हम हमेशा यही रूल अपनाएंगे, है ना। ठीक है, आ गई दोस्तों। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्योंकि यहाँ पर भी आपका लंबाई में कमी दे चुका है और चौड़ाई में वृद्धि पूछ रहा है। तो अभी बताया था कि क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो, एक कमी दे दे दूसरा वृद्धि पूछे तो हम क्या करते हैं, या एक वृद्धि, क्योंकि 20% कमी है ना, तो जो परसेंटेज कमी रहता है उसको हम अंश में लिखते हैं और यह कमी को शो करें इसलिए उसका हर में 100 से कम करके लिखेंगे। तो 100 से 20 कम करेंगे क्या होगा आपका 80 होगा, और इनटू परसेंटेज में बदलने के हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, अर्थात यह चौड़ाई में वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा। 20 से 80 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, अर्थात कह सकते हैं कि 25%, मतलब उसके चौड़ाई में 25% की यदि हम वृद्धि कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यह स्पष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्य देखिएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका, किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान पर रखना पड़ेगा ना, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ध्यान ये देना है कि इसमें तो कमी तो दे ही दिया है, वृद्धि पूछ रहा है, लेकिन वृद्धि किस रूप में पूछ रहा है आपका, वृद्धि किस रूप में पूछ रहा है। तो चूंकि वृद्धि जो पूछा वो क्षेत्रफल तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित था और इस वाले में क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो हम करते क्या हैं, पिछले क्लास में बताए थे कि जब वर्ग हो या वृत्त हो या आपका घन हो, यदि ये तीन स्थितियाँ आए तो हम देख लेते हैं कि इसमें से किसका मान दिया है। तो यहाँ पर भुजा का मान दिया है ना, वर्ग का भुजा में 30% की क्या आपकी कमी है, 30% की कमी है। तो कहा क्या रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है, परसेंटेज वृद्धि या कमी पूछ रहा है, आपको बताना है, ठीक ना।
56% वृद्धि या कमी बताना है। तो हम आपको ये कल बताए थे पिछले क्लास में कि जब वर्ग हो, वृत्त हो या आपका घन हो, उसमें यदि भुजा का मान दे दिया तो देखते कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है तुरंत उसके फार्मूले पर हम फोकस कर लेते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है चूँकि भुजा का वर्ग, फार्मूला होता है आपका भुजा का वर्ग। ये हो गया क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चूंकि अब ये देखते हैं क्या कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला है इसमें भुजा का 2 बार यूज आ रहा है। इसमें भुजा 2 बार है ना, मतलब भुजा से भुजा में गुणा होता है तभी तो भुजा का वर्ग होता है। तो जब भुजा 2 बार है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार भुजा का मतलब -30 है, तो 2 बार भुजा का मतलब -30 मैंने से 2 बार लेना पड़ेगा। अर्थात अब कह सकते हैं कि हम लोग कि -30% एक बार भुजा का मान है और -30% फिर दूसरी बार भुजा का मान वही हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में 2 बार भुजा है, तो एक बार भुजा का मतलब -30% है, इसलिए हम उसी -30% को 2 बार लेंगे और उन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करने के बाद से जो रिजल्ट मिल जाए वही आपका क्या होगा, कुल परसेंटेज वृद्धि या कमी होगा। तो देखिएगा इसमें 2 तरह के परसेंटेज को कंबाइन करने का तरीका कल बता दिए, पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को ना कि कैसे कंबाइन करते हैं। तो ये क्या है, चिन्ह सहित लेते हैं। पहला -30 है, -30 हम ले लिए, फिर दूसरा भी -30 है, -30% ले लिए। फिर अब करते क्या है, तीसरी बार में इन दोनों के चिन्ह में पहले गुणा करते हैं, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे, प्लस हो गया 30 × 30 बट्टा 100, ये होगा आपका। तो अब कह सकते हैं -30 और -30 समान चिन्ह की अवस्था में जोड़ते हैं, 30 में 30 जोड़ेंगे 60% हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रह जाएगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह लिखते हैं। और प्लस यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो घटा सकते हैं, 3 में 3 से गुणा हो जाएगा 9%। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, -60% है प्लस 9%। विपरीत चिन्ह की अवस्था में हम करते क्या हैं, तो विपरीत चिन्ह की अवस्था में हम लोग घटाते हैं, है ना। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, 60 में से 9 घटेगा आपका 51%, और हमेशा बड़ा का चिन्ह लिखते हैं तो बड़ा चिन्ह आपका हो गया माइनस में। अब यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग कि यदि किसी वर्ग की भुजा में आप 30% की कमी कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 51% की कमी होगी, 51% की कमी हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट है। यदि यहीं पर ये पूछा होता कि उसकी विकर्ण में कितने % की कमी होगी, तो विकर्ण का मतलब ये होता है भुजा कर्ण में 2 होता है, अर्थात भुजा उसमें एक बार होता है, तो एक बार का मतलब ये हो कि -30% की कमी हो जाएगी। यदि यही पूछा होता कि उसके परिमाप में कितने % की कमी होगी, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, अचर से मतलब नहीं होता इसमें, तो भुजा इसमें भी एक ही बार है, तो एक बार भुजा का मतलब क्या हो गया, उतना ही % हो जाएगा, अर्थात -30% की कमी हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट है। ठीक है, आ गई। हाँ दोस्तों देखिए, ऐसे पिछले क्लास में हम कल घन से जुड़ा हुआ आयतन से संबंधित कुछ चीज़ें आपके बताए थे, और आज भी हम ये बता दे रहे हैं कि आयतन पर आधारित यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अर्थात आयतन से संबंधित यदि परसेंटेज वृद्धि या कमी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनता है तो वो डिपेंड करता है उस वस्तु की आकृति के आयतन के फार्मूले पर, है ना, कि उस वस्तु के आकार का आयतन का फार्मूला क्या होता है ना, और उस फार्मूले में कौन कौन से राशि यूज होती है ना। तो वही चीज़ देखना है, देख लीजिएगा। जैसे इसको हम समझाने स्टेप बाई स्टेप, इसमें आयतन से संबंधित आपको कई तरह की आकृतियाँ मिलेगी, है ना। एक मिलेगा घन मिलेगा, दूसरा घनाभ मिलेगा, तीसरा लंबवृत्तीय बेलन मिलेगा, चौथा आपका लंबवृत्तीय शंकु मिलेगा, और पांचवा आपका गोला मिलेगा। यही 5 आकृतियाँ आपके सामने आएंगे ना। तो इन 5 आकृतियों के फार्मूले हम शो कर दे रहे हैं, और उससे यदि संबंधित कुछ परसेंटेज वृद्धि और कमी से जुड़ा हुआ यदि क्वेश्चन बनता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उसके परसेंटेज को हम कैसे कंबाइन करेंगे, ये तरीका आपको हम बता दें यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से पहला आकृति आपका घन, ऐसे पिछले क्लास में घन हो चुका है, हानि हो चुका है, घनाभ नहीं होता, फिर भी एक बार समझ जाइए। देखिएगा यहाँ पर हम 2 आकृति लिखे हैं, घन है और एक घनाभ है। दोनों आकृति कॉलम वाइज हम संबद्ध कर दिए हैं, घन है और घनाभ है ना। तो घन से संबंधित आपके टोटल 6 फार्मूले आएंगे, 6 स्थिति आपके सामने आएंगी। 6 में से 1 का मान देगा, बाकी किसी के बारे में पूछ सकता है आपका, है ना। 6 में से 1 के बारे में देगा, है ना। तो 6 में से अधिकांशतः मान लेते हैं कि घन का भुजा आपको पता है। घन एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती है ना। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई परस्पर बराबर होती है, अर्थात उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब उसमें एक ही प्रकार की भुजा देगा, तो वही होगा लंबाई, वही होगा चौड़ाई, वही होगा आपको ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें भुजा दे दिया आपका ए। अब कहेगा क्या कि उसका विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, तो विकर्ण का फार्मूला आपका भुजा कर्ण में 2, मतलब सबका फार्मूला यहाँ पर शो कर दिए हैं। घन का यदि भुजा पता हो तो उसका विकर्ण बता सकते हैं कि भुजा कर्ण में 2 होगा,
उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता सकते हैं कि 4 इंटू भुजा का वर्ग होगा। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता सकते हैं 6 इंटू भुजा का वर्ग होगा, है ना। और उसका पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल बता सकते हैं भुजा का वर्ग होगा, और उसका आयतन बता सकते हैं कि भुजा का क्यूब होगा, है ना। तो ये तो रहा आपका फार्मूला, घन से जुड़ा हुआ ये आपका फार्मूला हो गया ना। और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन परसेंटेज आधारित कैसे बनेगा हमको ये देखना है ना। तो देख लीजिएगा, यदि आपके क्वेश्चन कहते हैं कि यदि किसी घन के भुजा में 1% की वृद्धि कर दी जाए, 1% की वृद्धि कर दी जाए, है ना, तो उसके विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगा, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा, उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगा, ये हमें पता करना होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, देख लीजिएगा। यदि घन के भुजा में 1% की वृद्धि हो जाए तो हमको करना क्या होता है, जिसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है तुरंत उसके फार्मूले पर आप चले जाइएगा कि उसका फार्मूला होता क्या है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसका फार्मूला होता क्या है, और उस फार्मूले में वह राशि कितनी बार है। यदि वह राशि 1 बार है तो वही आंसर हो जाएगा। वह राशि यदि 2 बार है तो उसी परसेंटेज को, जो परसेंटेज वृद्धि दिया उसी परसेंटेज को 2 बार लेकर के हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। यदि वही राशि फार्मूले में वह राशि 3 बार है तो उसी परसेंटेज को हम 3 बार लिखेंगे और परस्पर कंबाइन कर देंगे, है ना। तो यही बस ध्यान रखना होगा आपको। देख लीजिएगा, यदि परसेंटेज वृद्धि भुजा में 1% की वृद्धि हो जाए तो उसके विकर्ण में कितने % का वृद्धि होगा, तो 1% का ही वृद्धि होगा। ऐसे से रटना नहीं है, क्योंकि विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा कर्ण में 2 और इस अचर पद का कोई यूज नहीं होता है ना। तो भुजा यहाँ पर 1 बार है, इसलिए 1 बार का मान 1% है, तो इसके यानी इसके विकर्ण में भी 1% का वृद्धि होगा। यदि यही कह दे आपका कि उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 × a² इस अचर पद से कोई मतलब नहीं है, अर्थात भुजा का वर्ग मतलब भुजा यहाँ पर 2 बार है, तो उस a वाले को हम 2 बार लिखेंगे और उसी को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने का तरीका हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। यदि वही कह दें कि उस वर्ग के, उस घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कुल कितने % का वृद्धि हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग। 6 इंटू भुजा का वर्ग यानी वर्ग का मतलब ये होगा कि 6 हट जाएगा, क्योंकि अचर पद इसका यूज नहीं होता है परसेंटेज में। ये बचेगा a² और a² का मतलब क्या होगा कि इसमें भुजा 2 बार है, अर्थात ये यानी इसमें भी उस परसेंटेज वाले को अर्थात उस भुजा को 2 बार लेकर हम कंबाइन कर देंगे। यदि यहीं पे पूछ देगा इसका क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठ आधार क्षेत्रफल, उसका नितः का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, और तो इसमें भी भुजा 2 बार है, तो उसी भुजा को हम 2 बार लिखेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे, है ना। अब एक आ जाएगा इसमें आयतन, क्योंकि आयतन वाला हम पीछे नहीं बताया था ना। आयतन देख लीजिएगा, अर्थात घन का आयतन का फार्मूला, जब भुजा का वृद्धि दे दिया और आयतन का वृद्धि पूछ रहा है तो तुरंत आयतन का फार्मूला हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर आयतन का फार्मूला होता है आपका भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है। तो जब आयतन का फार्मूला भुजा का क्यूब है तो इसका मतलब है कि इसमें भुजा 3 बार है, भुजा 3 बार है। जब भुजा 3 बार है और 1 बार में भुजा का परसेंटेज वृद्धि दे चुके हैं तो उसी परसेंटेज वृद्धि को हम 3 बार लिखेंगे और उसे कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने का तरीका बता चुके हैं ना कि 3% को हम कैसे कंबाइन करते हैं, मतलब कंबाइन करने के बाद ही आप आंसर बताएंगे। ये नहीं कि इतना आप ही आंसर छोड़ देंगे, इतना आंसर आपको नहीं छोड़ना है, कंबाइन करने के बाद बताएंगे। तो ये रहा घन की स्थिति। अब आ जाइए घनाभ पर, है ना। तो घनाभ का मतलब क्या हुआ, घनाभ में 3 तरह के मापें होती हैं, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है ना। अर्थात देख लीजिएगा, तो इसमें यदि घनाभ में 3 तरह की मापें होगी LBH, तो इससे भी संबंधित आपका क्या होते हैं 5 फार्मूले होते हैं, 5 फार्मूले होते हैं। लेकिन इसमें भी परसेंटेज वृद्धि और कमी से संबंधित क्वेश्चन आपसे इनपुट कर सकते हैं। तो हम मान लिए हैं कि इसके लंबाई में L% की वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गया और ऊंचाई में 8% की वृद्धि हो गया। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि शो कर दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि शो कर दिया। तो पूछेगा क्या आपसे, इसमें बस 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछेगा। फार्मूला तो 5 है, लेकिन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 तरह का ही बनेगा, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एग्जाम है आपका, तो इसलिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे घनाभ वाले से। बाकी घन वाले से तो 5 क्वेश्चन पूछ सकता है ना, 5 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन घनाभ में 2 क्वेश्चन बनेगा। घनाभ में 2 क्वेश्चन इसलिए बनेगा कि परसेंटेज वृद्धि या कमी का रूल उसी पर फॉलो होता है जिसकी फार्मूले में केवल इंटू का यूज होता है, प्लस और माइनस का यूज नहीं होता है। जहाँ पर प्लस और माइनस का यूज हो तो समझ जाए कि उससे वो क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं। यदि बनाने के लिए यदि बना दिया तो उसको सॉल्व करने पर उसका प्रोसेस जो होगा लंबा चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बनता जल्दी, है ना। जो भी क्वेश्चन बनेगा कि जो भी फार्मूले यूज होंगे वो फार्मूला ने यूज होने वाले प्रत्येक पद यदि इंटू के रूप में है तो अभी परसेंटेज वृद्धि और कमी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, और उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कह दिया कि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में यदि क्रमशः L%, B% और H% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % का वृद्धि होगा।
क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, उस घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है ए लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी होता है। फार्मूला यहाँ पास हो गया, क्षेत्रफल ये है आपका ना, क्षेत्रफल ये है, एल इंटू बी इसका फार्मूला हो गया। तो जब एल इंटू बी है मतलब किसमें एल और बी का यूज हो रहा है, जब एल और बी का यूज हो रहा है तो एल में परसेंटेज वृद्धि एल परसेंट है, बी में परसेंटेज वृद्धि बी परसेंट है, अर्थात दो तरह के परसेंटेज इसमें आपको दिखेंगे। जब दो तरह के परसेंटेज दिख गया तो उन दोनों परसेंटेज को एक दूसरे से हम कंबाइन कर देंगे, है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 के आधार पर। तो अब जो कंबाइन करने के बाद जो परसेंटेज मिल जाए वही उसके क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत वृद्धि होगा। यह स्पष्ट है। यदि यही कह दें कि उसके आयतन में अर्थात घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो आयतन का मतलब ये हो गया कि उस घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच घनाभ का आयतन होता है। ये तीन राशियाँ तीनों इंटू क्रम में है तो इसमें भी परसेंटेज लागू होगा, लेकिन कैसे, तो एल में परसेंटेज वृद्धि एल परसेंट है, बी में प्रतिशत वृद्धि आपका बी का प्रतिशत है, और एच में परसेंटेज वृद्धि आपका एच परसेंट, मतलब इसमें तीन तरह के परसेंटेज मिलेंगे। तो जब इसमें तीन तरह के परसेंटेज मिले तो अब क्या करेंगे, उन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे। आयतन का मतलब ये हुआ कि तीन तरह की राशि है तो तीनों के परसेंटेज अलग अलग यानी लिखेंगे और उन तीनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने का इसके दो तरीके बताए थे। एक तरीका ये था कि स्टार्टिंग में उसका आयतन मान लेते हैं कि 100% था, पहले लंबाई में वृद्धि हो गया एल परसेंट तो 100 प्लस एल हो गया बटा में 100 इंटू चौड़ाई में वृद्धि होगी 100 प्लस बी बाई हो गया 100 इंटू ऊंचाई में वृद्धि हो गया 100 प्लस एच बाई 100। इसको कंबाइन कर देंगे तो ये आपको ऑल ओवर अंतिमवा आयतन मिल जाएगा, है ना, अंतिमवा आयतन मिलेगा। अब उस आयतन के आधार पर बता सकते हैं, पहले आयतन 100 था, मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद आपको आने मिल गया 172। यदि 172 मिल गया तो पहले तो आयतन 100 था, अब हो गया 172, मतलब बढ़ा कितना, तो 72% का वृद्धि हो गया। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं आयतन में वृद्धि। कुछ नहीं करना होगा, रटना भी नहीं है, बस परसेंटेज कम्बिनेशन आपको करना है और कंबाइन करने के तरीका हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए आएगा। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने हम फिर तीन तरह की आकृतियाँ भी ला दी हैं। जैसे कह सकते हैं तीन आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय शंकु है और लंबवृत्तीय गोला है। इसके भी परसेंटेज वृद्धि है और कमी पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं आपका, है ना। कैसे बनते हैं आइए यहाँ समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इनके फार्मूले के आधार पर, यानी फार्मूले पर कि इनके फार्मूले क्या होते हैं। यहाँ पर हम तीनों की सारणी बना दी हैं। जैसे देखिएगा, इसमें तीन तरह की राशियाँ हैं, एक बेलन है, एक शंकु है और एक गोला है ना। तो बेलन में अब कितने तरह की राशि यूज होता है, तो हमको पता है कि बेलन में दो तरह की मात्र राशि होती है, दो तरह की विमाएँ होती हैं, अर्थात एक ऊंचाई होता है और एक त्रिज्या होता है। बेलन में मात्र दो तरह के ही आपकी विमाएँ होती हैं, ऊंचाई होता है, त्रिज्या होता है। अब इसमें जो भी फार्मूले बनेंगे ऊंचाई और त्रिज्या के सहारे ही बनता है, ऊंचाई और त्रिज्या के सहारे ही बनता है ना। तो फार्मूला को ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फार्मूला यदि क्लियर है तो आसानी से परसेंटेज भी कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, है ना। यदि फार्मूला क्लियर नहीं है तो परसेंटेज कम्बिनेशन में आपको दिक्कत भी होगा, है ना। इसलिए क्लियर करना फार्मूला को जरूरी है। बहुत ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है ना, देख लीजिएगा। जैसे में भुजा तो मिल गया, अब हम पहले बेलन पहले आकार को हम स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे बेलन है आपका, इसमें सबसे पहला आपका पूछेगा पृष्ठीय आधार, है ना। पृष्ठीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय आधार का क्षेत्रफल होता है आपका पाई इंटू आर के स्क्वायर, है ना। जो नीचे का आधार होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यदि उसी में कह देगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब उसके बाहरी आवरण का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर इंटू एच, जहाँ आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई आपका। और फिर कहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, है ना। ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। और एक होता है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये फार्मूला हो गया, है ना। तो इससे परसेंटेज वृद्धि और कमी से क्वेश्चन कैसे कहेगा, तो कहेगा ये कि यदि किसी बेलन के ऊंचाई में h% की वृद्धि कर दें, बेलन की ऊंचाई में h% की वृद्धि कर दें और उसके त्रिज्या में r% की वृद्धि कर दें, तो उसके पृष्ठाधार के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा। ऊंचाई और त्रिज्या में वृद्धि दे दिया है, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। जब जिसके बारे में पूछा जाता है तो तुरंत उसके फार्मूले पर हम आने जाते हैं। तो फार्मूला इस बेलन का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अब ये देखेंगे कि इसमें जो अचर पद होता है उसको तो छोड़ देते हैं, अर्थात वह अब राशि अर्थात ऊंचाई और त्रिज्या इसमें कितनी बार है, तो इसमें मात्र त्रिज्या का ही यूज है, यानी ऊंचाई का यूज नहीं है। जब त्रिज्या का यूज है तो त्रिज्या का यहाँ पर वर्ग है, मतलब त्रिज्या 2 बार है, आर का मान क्या आपका 2 बार है। तो क्वेश्चन में आपका परसेंटेज वृद्धि आर वाला दे चुका है, तो उसी आर वाले परसेंटेज वृद्धि को हम 2 बार लिखेंगे और कंबाइन कर देंगे।
कंबाइन करने का तरीका आपको पता है, ठीक है। यदि यही कहा होता कि उसके वक्र पृष्ठ में कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में कितने % का वृद्धि होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के फार्मूला पर ध्यान जाना चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh होता है आपका ना, तो ये 2π अचर पद है तो इसको हटा देंगे, अचर पद का यूज नहीं होता परसेंटेज वाले में, ध्यान रखिएगा आपको ना। तो 2π हट गया आपका, तो बचा आपका R और H। तो R वाला मान दे दिया, परसेंटेज R का मान दिया है आपका, फिर परसेंटेज H का मान दिया है, अर्थात इसमें एक बार R लेंगे और एक बार H लेंगे। तो एक बार R और एक बार H परसेंटेज लिखने के बाद से इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने का तरीका का मतलब क्या हुआ कि प्लस का R प्लस H प्लस R इन H बट्टा में 100, ये पीछे हम बता चुके हैं आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे इसका वक्र पृष्ठ बता दे सकते हैं। यदि ही संपूर्ण पृष्ठ पूछे कि इसके संपूर्ण पृष्ठ कुल कितने % की वृद्धि होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपका 2πr ब्रैकेट में H प्लस R होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी पीछे बताया था, अभी बताए थे कुछ देर पहले कि जब किसी फार्मूले में योगफल और अंतर का जिक्र आ जाए, योगफल और अंतर दिख जाए, तो उससे संबंधित परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी का जिक्र वो नहीं कहेगा, पूछेगा ही नहीं आपसे ना। यदि पूछने के बाद आ जाते हैं तो ये बन जाएगा क्वेश्चन सब्जेक्ट, मतलब इसको प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए इस वाले परसेंटेज को हम क्रॉस कर दिए हैं कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। एग्जाम में मतलब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बनेंगे क्वेश्चन ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ को छोड़ देना है। संपूर्ण पृष्ठ इसमें भी हट गया है, इसमें भी हट गया है, मतलब जिस फार्मूले में आपका प्लस और माइनस का चिन्ह दिख जाए वहाँ पर वो फिक्स है कि परसेंटेज वृद्धि कमी हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ना, यह बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि यही पूछ दें कि उस बेलन के आयतन में कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो आयतन का फार्मूला होता है का πr² होता है ना, πr² h होता है ना। तो अब देखिए इसमें पाई को अचर पद कहते हैं तो पाई हट जाएगा, मिला आपका R² H, मतलब R² का मतलब कि R 2 बार है और H 1 बार है, तो 2 बार R वाला परसेंटेज लेंगे और एक बार H का परसेंटेज लेंगे, 2 बार और एक बार H लेकर के इन तीनों परसेंटेज को हम कंबाइन कर देंगे, है ना। अभी पीछे बताए थे कि 3 % को हम कैसे कंबाइन करते हैं, तो ऐसे कर देंगे। तो यह स्पष्ट है। ठीक इसी आधार पर आपका शंकु बन जाएगा। शंकु में 3 तरह की मापें होती हैं, एक आपका ऊंचाई होता है, एक उसका त्रिज्या होता है और एक तिर्यक ऊंचाई होता है। जैसे जोकर की टोपी में एक तिरछी ऊंचाई होती है, एक आधार की त्रिज्या होता है और एक उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। 3 तरह से मापें आती है ना। तो जब 3 तरह की माप आ जाएगा तो इसमें परसेंटेज वृद्धि किस रूप में देगा, त्रिज्या में परसेंट वृद्धि दे देगा, उसकी ऊंचाई में परसेंटेज वृद्धि दे देगा, उसके तिर्यक ऊंचाई में परसेंटेज वृद्धि दे देगा। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से कहते हैं ना। तिर्यक ऊंचाई का प्रतीक एल है, ऊंचाई का प्रतीक एच है और त्रिज्या का प्रतीक आर है। यदि इन तीनों में परसेंट वृद्धि देता है तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन कहेगा, तो कहेगा कि इस शंकु के आधार के अर्थात पृष्ठ आधार के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो पृष्ठ आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। जो फार्मूला हो यानी जिसके बारे में पूछ रहा है तुरंत उसके फार्मूले पर हम फोकस करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है आपका πr², तो पाई हट जाएगा, मतलब बचा आपका r का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर का मतलब क्या हो कि r 2 बार है, तो उस वाले में से बस r से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं होगा। तो r और r 2 बार लिखेंगे और दोनों परसेंटेज को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। यदि यही इसके बारे में कहा जाए कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला इसका होता है πrl। तो पाई हटा देंगे क्योंकि अचर पद है, बचा आपका r और l। तो r एक बार लेंगे, एक बार r है यानी r है और एक बार l है, तो परसेंटेज में r वाला मान और परसेंटेज का l वाला मान दोनों लिखेंगे और उसी को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। यदि यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है शंकु का πr ब्रैकेट में प्लस r। तो इसमें भी प्लस का यूज हो रहा है ना, तो ये परसेंटेज इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हटा देंगे। यदि इसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि या कमी कह दें, आयतन में परसेंट वृद्धि या कमी कह दें तो हम क्या करेंगे, तो आयतन का फार्मूला तुरंत इसका होता है आपका 1/3 πr² होता है। तो 1/3 को हम हटा देंगे, 1/3 पाई को हटा देंगे, कोई अचर पद है, अर्थात मिलेंगे r के स्क्वायर और h, मतलब कि r 2 बार और h 1 बार। 2 बार r परसेंटेज को लेंगे और एक बार h परसेंट को नहीं लेंगे, ये 3 तरह की राशि हो जाएंगी और तीनों को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद से जो मिल जाए तो यह स्पष्ट। ऐसे ही एक गोला भी आता है आपका, गोला बनेगा ना। तो गोला का मतलब क्या हुआ कि गोला में कितने तरह की मापें होती हैं। गोला एक ठोस आकृति है जिसमें केवल एक ही प्रकार की बीमा होती है, वो भी त्रिज्या, जिसकी बीमा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं या उसे व्यास भी कह सकते हैं ना। तो त्रिज्या, इसमें हम r% यानी r अचर से प्रदर्शित कर रहे हैं ना। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा ना कि गोला यानी गोला की यदि किसी गोलाकार आकृति के त्रिज्या में यदि r% की वृद्धि कर दें तो उसके पृष्ठीय आधार क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि होगा, या उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, उसकी आयतन में कितने % की वृद्धि होगा, है ना। तो देख लीजिएगा। तो
परसेंटेज वृद्धि त्रिज्या में दे चुका है ना। अब उसके क्षेत्रफल पूछेगा कि पृष्ठीय आधार के क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि, तो गोला के आधार का जो क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। जो पूछता है उसके फार्मूले पर जाएंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से तो मतलब है नहीं, अर्थात आर के स्क्वायर नहीं मिला, तो आर के स्क्वायर का मतलब कि आर 2 बार, अर्थात उसी परसेंटेज वृद्धि को हम 2 बार लेंगे और उसे कंबाइन कर देंगे। फिर यदि यही पूछ जाएगा आपको उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से तो मतलब है नहीं, आर का स्क्वायर और आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2 बार आर ले लेंगे हम। यदि वही संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पूछ देगा कि संपूर्ण पृष्ठ में कितने का वृद्धि होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 4 पाई को हम हटा देंगे, आर का स्क्वायर लेंगे और आर के स्क्वायर में आर आपका 2 बार है, तो उसी आर परसेंटेज को 2 बार लिखेंगे और कंबाइन कर देंगे। यदि यहीं पर ये आयतन पूछ दें कि गोले के आयतन कुल कितने % की वृद्धि होगी, तो गोले का जो आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आपका ये अचर पद है, हटा देंगे, बचा क्या आपका आर का क्यूब बचा। आर का क्यूब कौन था कि आर 3 बार है, आर कितनी बार आपका 3 बार है। तो एक बार आर का मान परसेंट में दे दिया है, तो उसी आर परसेंटेज को हम 3 बार लिखेंगे और कंबाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह के आकृति के आयतन में वृद्धि, वक्र पृष्ठ में वृद्धि या उसके संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि या उसके पृष्ठ आधार के क्षेत्रफल में वृद्धि, अर्थात किसी भी तरीके की वृद्धि या कमी आप बता सकते हैं। ये बस हम वृद्धि पर लिए थे ना, कमी भी यानी वो कह सकता है, तो कमी के बारे में बता दिए हैं। बस इसमें चिन्ह देखा जाता है, वृद्धि का मतलब कि प्लस में हम लेकर हल करेंगे और कमी का मतलब उसे ही माइनस में लेकर हल कर देंगे। तो यह स्पष्ट है। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया, देखिएगा उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपसे, है ना। जैसे में क्वेश्चन पहला आपका, किसी बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके है ना क्रमशः क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में परसेंट वृद्धि कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में परसेंट वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, और आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा। मतलब 4 तरह का क्वेश्चन बनाया। कोई आपसे एग्जाम में कहीं पूछेगा, लेकिन हम यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन को शो कर दे रहे हैं आपका कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे संबंधित 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो पहला देखिएगा, इसमें देखेंगे कि क्या दिया आपका, ऊंचाई में यानी ऊंचाई और त्रिज्या में वृद्धि दिया है। तो ऊंचाई h होता है, h में वृद्धि दिया कितना आपका प्लस का 20%, h वाला मान दे चुका है। फिर इसे त्रिज्या होता है, त्रिज्या r होता है, r का आपका दे दिया प्लस का 30%। ये 2 मान आपको पहले से पता हो चुका है ना। अब बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हल करा ना इसको, क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तुरंत उसके फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, कि बेलन के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से तो मतलब है नहीं, आर के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर 2 बार है, आर 2 बार है, तो आर 2 बार का मतलब हम कह सकते हैं कि आर का मान 30% है, तो 30% 2 बार लिखेंगे, उसी को कंबाइन कर देंगे, है ना। अर्थात तो परसेंटेज वृद्धि प्लस का 30%, है ना, फिर प्लस का 30% और फिर प्लस में प्लस से गुणा करेंगे, प्लस ही होगा 30 गुणे 30 और बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, दिख रहा है ना, 30 गुणे 30 बट्टा 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, ये 30 में 30 जोड़ देंगे, प्लस का 60% हो जाएगा और प्लस 2 जीरो से 2 जीरो ये हट गया, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9%, अर्थात दोनों का प्लस का चिन्ह तब जुड़ जाएगा, 60 में 9 जोड़ेंगे 69%, अर्थात इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, उस बेलन के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाएगी। तो यह स्पष्ट हो रहा है ना। मतलब त्रिज्या ऊंचाई में वृद्धि दे रहा था, क्षेत्रफल में पूछ रहा था, तो जो पूछता है उसका हम फार्मूला लिख देते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला हो गया आपका पाई स्क्वायर, अर्थात उस फार्मूले में त्रिज्या ही है बस, और अभी 2 बार है। जब त्रिज्या 2 बार है तो एक बार त्रिज्या का मतलब 30% है, तो 30% हम 2 बार लेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन इस तरीके से करते हैं, तो यह स्पष्ट है। अगला इसी का दूसरा कह रहा आपका, इसके वक्र पृष्ठ में कुल कितने % की वृद्धि होगी, तो वक्र पृष्ठ होता है इसका फार्मूला 2 पाई आर इंटू एच होता है। तो 2 पाई से तो मतलब है नहीं, अर्थात आर और एच है, क्या आपका आर और एच है, मतलब कि एक बार आर है और एक बार एच है। तो एक बार आर का मतलब 30% और एक बार एच का मतलब 20%, दोनों को हम क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे, है ना। आर वाला आपका 30% था और एच वाला आपका 20% था, अर्थात 2 तरह के परसेंटेज मिल रहे हैं, लेकिन हमको कुल बताना है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुल मिल ही जाएगा। अर्थात प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, इसमें वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू प्लस का 30%, फिर प्लस का 20% और फिर प्लस दोनों के चिन्ह में हम गुणा कर दिए, प्लस में प्लस गुणा, प्लस 30 × 20 बटा क्या होगा आपका 100,
यहाँ से 30 में 20 जोड़ देंगे, दोनों का प्लस प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा 30 20 50% प्लस में, और प्लस 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिएगा, 3 दूना का 6%, 50 में 6 जुड़ रहा है तो ये हो गया आपका 56%, अर्थात उसके वक्रपृष्ठ में 56% की वृद्धि हो जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी। तो इससे भी घबराना नहीं है आपको ना, बस फार्मूला आपको पता है तो देख लेंगे उस फार्मूले में कौन कौन सी राशि यूज है और उसका परसेंटेज मान कितना है। यदि 2 बार माना है तो 2 यानी 2 बार परसेंटेज को लेकर कमेंट कर देंगे, यदि वही 3 बार यूज हो रहा है यानी उस चर राशि का तो 3 बार परसेंटेज के मान को लिखेंगे, हम कंबाइन कर देंगे। स्पष्ट है। अगला 3rd नंबर देखिएगा, देखिएगा सी नंबर आपका कह रहा था कि संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ तो तुरंत आप संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, अर्थात h प्लस r का इसमें जिक्र कर रहा ना तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे है ना, क्योंकि जहाँ प्लस मिलता है ऐसे एग्जाम वैसे क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे ना, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये ध्यान रखिए बनेगा ही नहीं क्वेश्चन ना संपूर्ण पृष्ठ वाला। क्यों? क्योंकि उसके यानी फार्मूले में प्लस का चिन्ह यूज हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो होगा, लेकिन एक बार हम ये वृद्धि वाला संपूर्ण पृष्ठ पता करेंगे और फिर एक पहले वाला पर अन्य हम पहले वाला संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ये होता है, दोनों के बीच का अंतर लेंगे है ना, तब देकर आपको वृद्धि बताना होगा। तो उस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये फिक्स है ना। आगे देखते हैं डी नंबर, चौथा आपका कह रहा था उस बेलन के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बेलन के आयतन में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि बेलन के आयतन का फार्मूला, बेलन का आयतन इजकल होता है आपका क्या, पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, ये पाई तो यूज होगा नहीं, तो r यहाँ पर 2 बार है और 1 बार h है, 2 बार r दिख रहा है और 1 बार h दिख रहा है। तो अब यहाँ से करेंगे क्या, r वाला मान कितना है, r वाला मान प्लस का 30 है, तो प्लस का 30 हमको 2 बार लेना है और 1 बार आपको h लेना है, तो 1 बार h कितना लेंगे आप 20 लेंगे। तो देख लीजिएगा, इसके हम सरल करने के तरीके बता चुके हैं, 2 स्थितियाँ है ना। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं आयतन है ना, अंतिमो आयतन, अंतिमवा से ही आप लोग हल कर लीजिए, अंतिमवा आयतन इजकल टू पहले आयतन आपका 100 था प्लस, अब करना क्या है, 100 से 1 बार 30 अधिक करेंगे तो 130 बट्टा 100, फिर 100 से 1 बार 30 अधिक करेंगे 130 बट्टा 100, फिर 1 बार 20 अधिक करेंगे 120 बट्टा 100, यही होगा ना। 3 बार मान था, 3 बार मतलब कि इस फार्मूले से हम जितना मान रहेगा उसको ऐसे 100 से अधिक और कम करके करते हुए गुणाकार में लिखते जाते हैं। ठीक है, अब ये 100 से ये 100 कटा दीजिएगा, 1 0 से 1 0 1 0 इसे से 1 0 ये कट गया, फिर 1 0 इसे से 1 0 ये कट गया है ना। अर्थात अब मिला कि हम अंश में 13 गुणा 12, 13 में 13 से गुणा करते हैं 169 इंटू 12 और पूरे के बट्टा में नीचे 10 बचा है, यानी 169 में 12 से गुणा कर दीजिएगा, 12 9 108 हासिल 10, 12 के 72 10, 82 के 2 हासिल 8, 12 के 12 8 20 और बट्टा में 10, चीज नीचे से 0 हटेगा तो 1.5 यानी आपका लग जाएगा, अर्थात हो सकता है 202.8% की इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। इसका आयतन नहीं, इसका अंतिम आयतन इतना हो जाएगा। पहले आयतन अपने आप में 100 था, अब आयतन 202.8% हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि इजकल टू ये अंतिम आयतन है, 202 में से 208 में से पहले वाला 100 घटा देंगे आप है ना, तो ये हो जाएगा 102.8% की वृद्धि हो जाएगी। इसके आयतन में वृद्धि कितना हो जाएगी, 102.8% की वृद्धि हो जाएगी। तो ठीक है, स्पष्ट है। तो ये आपका आयतन पर आधारित भी क्वेश्चन हो चुका है। खुद से क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शेयर कर लीजिएगा, हम बता दिया करेंगे। और ऐसे फिर अभी हम अगले क्लास में हो सकता है कुछ प्रोसेस और कुछ क्वेश्चन लेकर फिर से आए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।